जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वह क्वेश्चन जो कि बिहार पुलिस में पूछा जा रहा है और यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को एकदम आ रहा है, तो इसको अच्छे से ज़रूर देखिएगा। और हम तो कहेंगे फ्रेंड्स कि इसको एक बार नहीं, इसको 2 बार देखिए। 2 बार देखिएगा तो आपको अच्छे से सभी याद हो जाएंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से बना दीजिएगा। एक वीडियो आप लोग को अपलोड कर दिया गया है जो कि 1 घंटा 20 मिनट का लगभग है वह वीडियो, उसको देख लीजिएगा आप लोग। उसमें से क्वेश्चन लगभग फ्रेंड्स 8 से 10 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन पूछा गया है और वह सभी हम 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो है उसमें सब बताया गया है। तो वहाँ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा उस वीडियो को भी, और उसको भी आप लोग 1 से 2 बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इसलिए बोल रहे हैं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है वही टॉपिक से, और वही क्वेश्चन हम यहाँ पे आप लोग को करा रहे हैं आज, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग को 11 तारीख का, ठीक है। 11 अगस्त वाला में बिच्छू के डंक में पूछा गया था कि कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और यहाँ पे लाल चिट्टी जो होता है, लाल चिट्टी में उसमें भी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। तो यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। और फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर कहेंगे कि आप लोग चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। पैसा नहीं लगता है फ्रेंड्स, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, बिच्छू में फॉर्मिक अम्ल, लाल चिट्टी में फॉर्मिक अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल देखिए कि होता है खट्टे फलों में, और नींबू और संतरा में होता है साइट्रिक अम्ल, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल, ठीक है। और खट्टे फल जैसे संतरा हो गया, ये सभी में हो जाएगा साइट्रिक अम्ल, ठीक है। आगे जैसे घास हो गया, पत्ते, ठीक है, ये सभी में होता है क्या, तो बेंजोइक अम्ल होता है, ठीक है, बेंजोइक अम्ल। यहाँ पे देखिए कि ऑक्जेलिक अम्ल जो है यह होता है सारेल के वृक्ष या टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। अगर आपसे पूछे कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल बना दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कि फलों के रस और सिरका में, ठीक है, सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है, ठीक है, कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। और यह भी क्वेश्चन आप लोग को 11 तारीख के शायद पूछा गया है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे आगे है, देखिए, फिटकिरी और सोरा, ठीक है। फिटकिरी और सोरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। फिटकिरी और सोरा में नाइट्रिक अम्ल, और सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। ये सभी याद कर लेना है। सल्फ्यूरिक अम्ल किस में, तो हरा कशिश में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। हरा कशिश में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में और अंगूर में, इमली और अंगूर में पाया जाता है टार्टेरिक अम्ल। अगर पूछे आपसे कि अंगूर में कौन सी अम्ल पाया जाता है, तो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में भी पूछेगा तो टार्टेरिक अम्ल होगा। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है, याद रखना है, दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। और यही लैक्टिक अम्ल के कारण दूध जो है, दूध से दही बनता है, याद रखना है, ठीक है। यह लैक्टिक जो है, लैक्टिक जो हम लोग पूछते हैं कि लैक्टिक अम्ल जो होता है दूध में पाया जाता है। और लैक्टोबैसिलस जो होता है जीवाणु होता है जिससे दूध से दही बनता है, लैक्टिक, यहाँ पे लैक्टोबैसिलस याद रख लेना है। और यूरिक अम्ल जो है यह मूत्र में पाया जाता है, यूरिक अम्ल जो है मूत्र में पाया जाता है। ये सभी याद कर लेना है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे तत्व एवं उसके अप्रूप पूछा गया, ठीक है। जैसे कार्बन का अप्रूप क्या होगा, तो कार्बन का हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट, कोक और कोलतार हो जाएगा। सल्फर का यहाँ पे देखिए रोम्बिक हो जाएगा, और मोनोक्लाइनिक हो जाएगा। फास्फोरस का हो जाएगा पीला तथा लाल फास्फोरस होता है, पीला फास्फोरस और लाल फास्फोरस हो जाएगा आपको। यह सभी अप्रूप है, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और यहाँ पूछा जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, यह आपको स्टील प्लांट से संबंधित है कि विदेशी सहायता से स्थापित स्टील प्लांट। तो यहाँ पे देखिए बोकारो स्टील प्लांट है, यह जो है आपको झारखंड में है। बोकारो स्टील प्लांट कहाँ हो जाएगा, झारखंड में है। और यह आपको 1964 ईस्वी में बना था, ठीक है। और यह जो है रूस की सहायता से बना था, याद रखना है, रूस की सहायता से। और भिलाई स्टील प्लांट जो है, भिलाई, यह छत्तीसगढ़ में है, और यह 1955 में स्थापित किया गया था। और यह भी आपको रूस की सहायता से बना था, ठीक है, रूस की सहायता से बना था। और राउरकेला जो है यह आपको उड़ीसा में हो जाएगा, ठीक है, राउरकेला उड़ीसा में। और यह आपको 1959 में बना था। और यह यह जो है जगह आपको जर्मनी
जर्मनी की सहायता से बना था। ठीक है, राउरकेला जो है जर्मनी की सहायता से बना था। और दुर्गापुर कहाँ है, तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और यह 56 में बना था और यह ब्रिटेन की सहयोग से बना था। याद रखना है, इसमें देखिए यह जो 2 को बना था यह रूस की सहायता से, कौन कौन, यह झारखंड वाला और छत्तीसगढ़ वाला। ठीक है, बोकारो और भिलाई जो बना था यह रूस की सहायता से, और राउरकेला बना था यह जर्मनी की सहयोग से और यह ब्रिटेन की सहयोग से बना था, दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल वाला है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखते हैं प्रमुख उपकरण और उसके कार्य। ठीक है, जो उपकरण है उसका कार्य क्या है। देखिए इसको हम एक बार और दोहरा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, तो इसको एक बार रिपीट हम मार रहे हैं। ठीक है, और इसे देखिए बैरोमीटर। देखिए बैरोमीटर जो उपकरण है इसका कार्य क्या है, तो यह वायुमंडलीय दाब के मापता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब मापी अगर पूछे तो बैरोमीटर से क्या होता है, वायुमंडल की दाब मापा जाता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप क्या है, तो स्टेथोस्कोप से होता है हृदय और फेफड़े की गति सुनने में इसको प्रयोग किया जाता है स्टेथोस्कोप का। यहाँ पर देखिए कार्डियोग्राफ जो है, कार्डियोग्राम यह हृदय गति की जांच किया जाता है, हृदय की गति को जांच किया जाता है कार्डियोग्राम के द्वारा। यहाँ पे देखिए आपको हाइड्रोमीटर है। ठीक है, हाइड्रोमीटर है कि द्रव का आपेक्षिक घनत्व हाइड्रोमीटर से नापा जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए मैनोमीटर है। ठीक है, मैनोमीटर यह पौधों की जड़ों की दाब की माप किया जाता है। ठीक है, मैनोमीटर से। और रेन गेज आप लोग जानते होंगे, रेन मीन्स वर्षा होता है। ठीक है, तो रेन गेज हो जाएगा, यह वर्षा की मापक हो जाएगा। रिक्टर स्केल देखिए फ्रेंड्स, रिक्टर स्केल है जब भूकंप की तीव्रता की गति मापता है, भूकंप की तीव्रता की गति। और यहाँ पे देखिए लैक्टोमीटर यह दूध की शुद्धता की माप करता है। और फैदोमीटर जो यहाँ पे हो जाएगा समुद्र की गहराई का मापक है। फैदोमीटर से क्या होता है, समुद्र की गहराई को मापा जाता है। और यहाँ पे देखिए एनीमोमीटर है। ठीक है, एनीमोमीटर यह होता है कि हवा की शक्ति तथा गति को नापा जाता है एनीमोमीटर से। ठीक है, एनीमोमीटर से हवा की गति और शक्ति। और यहाँ पे देखिए हाइग्रोमीटर है। ठीक है, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता की माप किया जाता है, वायुमंडल में कितना आर्द्रता है वह हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। देखिए सिस्मोग्राफ जब भूकंप मापी यंत्र। ठीक है, भूकंप मापी यंत्र हो जाएगा सिस्मोग्राफ। और यहाँ पे सेक्सटेंट हो जाएगा, सेक्सटेंट है यह क्या है फ्रेंड्स, तो यह हो जाएगा कि 2 वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप करता है। देखिए यह क्वेश्चन भी आप लोग को पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन कि एमीटर जो है आपको कि विद्युत धारा का मापी है। ठीक है, विद्युत धारा की माप करने वाला एमीटर होता है। यहाँ पे देखिए ओडोमीटर है। ठीक है, ओडोमीटर से क्या होता है, पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापने का प्रयोग किया जाता है ओडोमीटर से। ठीक है, यहाँ पे देखिए केस्कोग्राफ, यह क्या है कि पौधों की वृद्धि की माप करता है केस्कोग्राफ, यानी यह देखता है कि पौधे में वृद्धि हो रहा है कि नहीं, तो यह केस्कोग्राफ से ही देखा जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे है फ्रेंड्स, ये तो केस्कोग्राफ हो गया आपको कि पौधों की वृद्धि के लिए। और टेकोमीटर, देखिए टेकोमीटर वायुयान की गति मापने में टेकोमीटर का प्रयोग किया। ऐसे भी समझ लीजिए फ्रेंड्स कि जैसे टेक ओवर कहते हैं, टेक ओवर कर रहा है। ठीक है, यानी कि टेक ओवर एक दूसरे से पार करने मिले, तो वायुयान हम लोग ऐसे एक लॉजिक का मत बैठा रहे हैं कि टेकोमीटर यानी टेक ओवर कर रहा है, वायुयान एक दूसरे वायुयान से आगे बढ़ने के लिए टेक ओवर कर रहा है, यानी वायुयान की गति मापने के लिए टेकोमीटर का। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्फिग्मोमैनोमीटर जो है यह रक्त दाब मापा जाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर से रक्त दाब का मापक है। ठीक है, याद कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यह अनुच्छेद है और यह प्रमुख अनुच्छेद है, इसको एक बार जरूर देख करके आप लोग जाइएगा। चलिए, और एक बार वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। इसको आप लोग को हम बार बार कह रहे हैं कि इसको 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग को अच्छा यहाँ से स्कोर आपको बन जाएगा। ठीक है, और एक आप लोग याद रखें फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, बिहार स्पेशल हम आप लोग को लिंक दे देंगे इस वीडियो में, जो कि बिहार स्पेशल हम कराए हैं उसका। ठीक है, उसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए यहाँ अनुच्छेद 1 में देखते हैं कि क्या है। अनुच्छेद 1 में आपका संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 1 में। 2 में क्या है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, जैसे नए राज्य का प्रवेश होगा बनेगा तो चाहे उसका स्थापना होगा नए राज्य का, तो वह अनुच्छेद 2 में रखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि अनुच्छेद आपको 12 से 35 में यह मूल अधिकार है। ठीक है, 12 से 35 में क्या है, मूल अधिकार है। इसको हम बताएंगे फ्रेंड्स कि भाग के बारे में बता देंगे आपको, जैसे यह भाग 3 में है। ठीक है, भाग आपको यह 3 में हो जाएगा।
तो इसलिए यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आगे उसको हम बताएंगे। यहाँ पे देखिए कि अनुच्छेद 14 में क्या है, तो यहाँ विधि के समक्ष समानता है। विधि के समक्ष अगर समानता पूछे आपसे तो अनुच्छेद 14। और देखिए यह क्वेश्चन पूछा था अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत का अंत जो हुआ है, यह आपको अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। फिर देखिए प्रेस की स्वतंत्रता जो है, यह 19 के 1 के क में है, ठीक है, 19 के 1 के क में प्रेस की स्वतंत्रता है। और बोलने की आज़ादी जो है हम लोग को मिला है, वह अनुच्छेद 19 से ही मिला है, ठीक है, 19 से ही मिला है, याद रखना है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं, आगे यहाँ पे है 21 नंबर, देखिए सॉरी यहाँ पे अनुच्छेद 21 है। 21 जो है क्या है, तो यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। और यहाँ पे अनुच्छेद 23 जो है बाल श्रम निषेध है, यानी बालक के द्वारा श्रम जो कराया जाता है, माने मेहनत जो कराया जाता है कम उम्र में ही, उसको यहाँ पे निषेध किया गया है, उसका कानून बनाया गया है 23 में। यहाँ देखिए 24 में है कि यहाँ पे बाल श्रम निषेध यहाँ पे भी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को यहाँ पे है, ठीक है, 14 वर्ष से अगर कम बच्चों को यहाँ पे कराता है काम कल कारखाना में, ठीक है, कल कारखाना में, तो यह 24 अनुच्छेद के तहत इस पर कानून बनाया गया है, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कि अनुच्छेद 36 से 51 है, यह आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है, ठीक है, इसको भी याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं, सभी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको अनुच्छेद है, इसको देखना जरूरी है, ठीक है। अनुच्छेद 40 क्या है, तो यह ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 21 के क में क्या है, तो बच्चों के लिए एक निःशुल्क शिक्षा का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, ठीक है, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जैसे कहा जाता है कि इसमें, और यह जो अनुच्छेद है आपको 21 के क या 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है, याद रखना है, 86वां संविधान संशोधन के तहत इसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं अनुच्छेद 51 के क जो है यह मूल कर्तव्य है, ठीक है, यह मूल कर्तव्य से है। अनुच्छेद 51 के क अगर पूछे आपसे तब मूल कर्तव्य से है, और मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है, रूस के संविधान से यानी रूस से लिया गया है। और यह भाग की बात किया जाए तो भाग आपको हो जाए कितना, भाग 4 के क में है, ठीक है, 4 के क में है। और यहाँ पे अनुच्छेद आपको 51 के क में हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखिए कि अनुच्छेद 52 हो जाएगा जो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित हो जाएगा। आपको 54 जो हो जाएगा आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। 61 क्या है, तो 61 में हो जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग कितना में, 61 में। और 72 में क्या है, अनुच्छेद 72 अगर पूछे तो राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर सजा हो गया है कि 10 वर्ष सजा हो गया है, तो उसको राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, मतलब क्षमा करने का मतलब कि छोटा सजा सुना सकता है, ठीक है, 10 साल का है तो उसको कम कर सकता है। इस तरह के अगर किसी का मृत्यु दंड मिल गया है तो उसको मृत्यु दंड न दे करके उसको क्षमा कर करके उसको मतलब कि कम सजा नहीं 10 वर्ष की सजा दे दिया जाएगा। इस तरह से यह राष्ट्रपति का पावर है अनुच्छेद 72 के तहत है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 75 में क्या है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति है। और यहाँ पे देखिए आपको 79 जो है संसद का गठन है, ठीक है। और 80 और 81 क्या है, तो 80 में आपको राज्यसभा हो जाएगा और लोकसभा हो जाएगा 81 में। ऐसे इसको याद कर सकते हैं, सरल, चाहे सरला कह सकते हैं, ठीक है, सरला। तो सरला कितना हो जाएगा, 100 से क्या हो जाएगा, 100 से संसद हो जाएगा जो कि आपको 79 में हो जाएगा। र से क्या हो जाएगा, र से हो जाएगा आपको राज्यसभा जो कि 80 में हो जाएगा। और ल से क्या है, लोकसभा हो जाएगा जो कि 81 अनुच्छेद में हो जाएगा। तो इसको इस तरह से याद कर लीजिएगा। 85 में देखते हैं, 85 में लोकसभा का विघटन है। याद रखिएगा लोकसभा का विघटन कितने अनुच्छेद में है, तो 85 अनुच्छेद में है। और 108 में क्या है, तो संसद का संयुक्त बैठक, संसद का जो संयुक्त बैठक है उसको राष्ट्रपति बुलाता है, तो 108 अनुच्छेद के तहत है, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं 244 में कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है 244 में। 280 में क्या है, तो 280 में है वित्त आयोग, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि वित्त आयोग का गठन जो है कितने अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो वित्त आयोग जो है आपको 280 में हो जाएगा। 324 क्या है, देखिए 324 में है कि निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग जो निर्वाचन जैसे इलेक्शन होता है उसका निर्वाचन आयोग जो बनता है वह 324 के तहत है। 330 है, यह अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित है, अनुच्छेद 30 याद रखना है। और अनुच्छेद 343 क्या है, संघ की राजभाषा जो हम लोग को हिंदी है, यह आपको
दिया गया है कितना में, यह 343 में वर्णन किया गया है संघ की राजभाषा। 352 क्या है फ्रेंड्स, तो 352 हो जाएगा, यह आपातकाल का प्रावधान है, आपातकाल, ठीक है, आपातकाल का प्रावधान आपको हो जाएगा 352। 356 क्या है फ्रेंड्स, तो यह राष्ट्रपति शासन है। कोई राज्य में अगर सही से वह वहाँ पे कानून नहीं चल रहा है, ठीक है, जो कि संविधान के अनुसार कानून नहीं चलता है, तो वहाँ पे राज्यपाल अनुशंसा करता है राष्ट्रपति को कि यहाँ पे संवैधानिक तरीके से राज्य में कोई नियम नहीं चल रहा है, तब राष्ट्रपति शासन लगाता है 356 के तहत। 360 यहाँ पे क्या है, 360 अनुच्छेद, इसमें वित्तीय संकट का प्रावधान है। वित्तीय संकट फ्रेंड्स यह अभी तक एक भी बार नहीं लगाया गया है, ठीक है, यह अगर पूछे तो यह नहीं लगाया गया है, ठीक है, नहीं लगाया गया है, अभी एक भी बार नहीं लगा है, ठीक है, तो याद रख लेना है। यहाँ देखिए यह क्वेश्चन भी पूछा गया फ्रेंड्स आपको 368 जो है संविधान संशोधन का प्रावधान कितने अनुच्छेद में है, संविधान संशोधन कितने में है, तो 368 में। यह क्वेश्चन भी आप लोग को 11 अगस्त को पूछा गया है, ठीक है। और 370 जो था यह जम्मू कश्मीर से यह विशेष दर्जा से था, तो यह 370 हट गया है, ठीक है, 370 को हटा दिया गया है। यह 2019 में, ठीक है, 2019 में संविधान को संशोधन करके यह 370 को हटा दिया गया, और यह राज्य था पहले, अब यह केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट में कि भारतीय संविधान के प्रमुख भाग हैं, ठीक है, भाग यहाँ पे देखना है फ्रेंड्स, भाग से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। देखिए भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में उल्लेख किया गया क्या, तो संघ और राज्य क्षेत्र को उल्लेख किया गया है, और यह अनुच्छेद 1 से 4 तक में वर्णन किया गया है संघ और राज्य क्षेत्र का, ठीक है। भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में नागरिकता है, और यह अनुच्छेद नागरिकता कितना से कितना तक है, तो 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद तक नागरिकता का उल्लेख है। भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है, यही आपको मौलिक अधिकार है जो कि 12 से 35 तक में है मौलिक अधिकार, और यह आपको अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, याद रखना है। भाग 4 में क्या है, तो यह नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा, और यह आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है, यह आयरलैंड से लिया गया है, और यह 36 से लेकर के 51 तक अनुच्छेद में वर्णन किया गया है नीति निर्देशक तत्वों को। आगे यहाँ पर देखिए भाग 4 के क है, ठीक है, भाग 4 के क है, यह मूल कर्तव्य है, और यह मूल कर्तव्य रूस से लिया गया है, ठीक है, रूस से लिया गया है, और यह अनुच्छेद 51 के क में है, ठीक है, 51 के क में है। और यह फ्रेंड्स आपको यहाँ पे हम लिखते हैं 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो यह 1976 में हुआ था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है 1976 वाला कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, यह भी पूछा गया है 11 अगस्त में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए भाग यहाँ पे 8 है, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान प्रशासन के बारे में है फ्रेंड्स, 8 भाग में। और यहाँ भाग 15 में क्या है, निर्वाचन है, ठीक है, भाग 15 में निर्वाचन संबंधित है, और यह अनुच्छेद हो जाएगा आपको 324 से लेकर के 329 तक का वर्णन किया गया है, निर्वाचन से संबंधित है भाग 15 में, ठीक है। और भाग 17 में देखिए राजभाषा है, भाग 17 में राजभाषा है, और 343 से लेकर के 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं भाग 18 है, भाग 18 में क्या है, तो आपात उपबंध है, ठीक है, भाग 18 में आपात उपबंध है, यही 352 से 360 तक वर्णन किया गया अनुच्छेद में आपात उपबंध को, याद रखना है। भाग 18 में आपात उपबंध है, और भाग 20 में क्या है, यही संविधान संशोधन है 368 वाला, ठीक है फ्रेंड्स, यह भी क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको याद करके रखिएगा आप लोग, ठीक है। 368 में है संविधान संशोधन, और भाग पूछेगा आप लोग तो 20 भाग में है, ठीक है। तो देखिए भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन, भाग 18 में क्या आपात है, और 17 में राजभाषा है, और 15 में निर्वाचन है, 8 में केंद्र शासित प्रदेश के बारे में उल्लेख किया गया है, और भाग 4 के क में है मूल कर्तव्य, और 4 में क्या है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, 3 में क्या है मौलिक अधिकार है, और यहाँ पे 2 में क्या है नागरिकता है, और 1 में आपको संघ और राज्य क्षेत्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे है, यहाँ देखिए मौलिक अधिकार एवं संबंधित अनुच्छेद, मौलिक अधिकार देखिए यहाँ पे जो लिखा गया है, इसमें संबंधित अनुच्छेद को है यहाँ पे देखना है कि अधिकार और अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न है। तो ये सब पूछा जाता है कि समता का अधिकार कितना से कितना अनुच्छेद में है, यह 14 से 18 तक लेकर के है समता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार कितना से कितना है, तो 19 से लेकर के 22 तक जो लिखा गया है यह स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अगर पूछे तो 23-24 जो अनुच्छेद है यह शोषण के विरुद्ध है, जो बाल श्रम नहीं कराया जा सकता है। आगे यहाँ पर देख लीजिए
कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यह 25 से 28 तक आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर धार्मिक स्वतंत्रता पूछ दे फ्रेंड्स तो आप याद देखिए, अगर अलग अलग को आपको मिल जाता है, अनुच्छेद दिया रहा है, यहाँ पे देखिए कि यह बीच में ही आएगा आप लोग को, ठीक है, 25 से लेकर के 28 तक यह धार्मिक स्वतंत्रता हो जाएगा। और अगर पूछे संस्कृति और शिक्षा का अधिकार कितना में है, तो यह आपको हो जाएगा कितना में, 29 से लेकर के 30 में हो जाएगा आपको, 29 से 30 तक हो जाएगा आपको, यह संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। और अगर पूछे यहाँ पे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, तो यह 32 में है, ठीक है, यह 32 में है, ठीक है, 32 में है, और 32 से 35 तक है। लेकिन मुख्य रूप से आपसे अगर पूछे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितने अनुच्छेद में है, तो 32 आप लोग लगाइएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रमुख नदी है और उसका उद्गम स्थल और मुहाना है, ठीक है, तो इसको देख लेंगे हम। अगर आप लोग का क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आप लोग बनाइएगा जरूर। क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नदी है, उद्गम है और मुहाना है, ठीक है। जैसे देख लेते हैं सिंधु नदी, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है, तो मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील से हो जाएगा, और यह अरब सागर में गिरता है, ठीक है। अरब सागर में गिरने वाली सिंधु नदी है और यह मानसरोवर झील से निकलती है। नर्मदा देखिए, नर्मदा कहाँ से, तो यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है और खंभात की खाड़ी में गिरता है, खंभात की खाड़ी में, अरब सागर में। और अगर पूछा जाएगा ताप्ती देखिए मुल्ताई से निकलती है मध्य प्रदेश से, और यह भी खंभात की खाड़ी में। अगर आपसे पूछे फ्रेंड्स कि कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, याद रखिएगा पश्चिम की ओर बहने वाली यही दो नदी है आपको, नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर बहने वाली है और अरब सागर में जाकर गिरती है, ठीक है। ऐसे खंभात की खाड़ी देगा तो खंभात की खाड़ी, अगर अरब सागर दे दिया तो अरब सागर ही बना देना है, ठीक है। आगे यमुना देखता है तो यह यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है और गंगा में जाकर के यह मिल जाता है, ठीक है, गंगा में मिल जाता है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगा आपको यमुना ही है। रामगंगा जो है, रामगंगा यह नैनीताल से निकलता है और गंगा में मिल जाता है। गंडक जो है नेपाल से निकलता है और गंगा में मिल जाता है। और गंडक नदी पर एक आपको मिलेगा आपको गंडक परियोजना, ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे यहाँ देखते हैं, कोसी जो है, कोसी नदी का यह जो कहाँ से निकलती है, सब तो कोसी से निकलता है नेपाल से और गंगा में मिल जाती है। और यह गंगा में कहाँ जा कर के मिलती है कोसी, तो यह कुर्सेला में, याद रखना है, कुर्सेला, कुर्सेला में मिलता है। कुर्सेला कहाँ, तो यह कटिहार जिला में कुर्सेला है, ठीक है। चलिए आगे यहाँ देखते हैं, सोन नदी है, यहाँ पे सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और गंगा में जाकर मिल जाती है। और यह गंगा में कहाँ मिलता है सोन नदी, तो यह सोन मिलता है आपको पटना के पास, ठीक है, पटना के पास याद रख लेना है, पटना के पास यह सोन नदी मिलता है। आगे देखिए ब्रह्मपुत्र नदी से क्वेश्चन आपको पूछा गया था, इसमें 11 तारीख वाला 11 अगस्त में पूछा गया था कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, तो बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, ठीक है, बांग्लादेश में जमुना, जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। आगे यहाँ देखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी निकलता कहाँ से है, तो मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में जो गिरती है, इधर से ये आई, इधर से आपको देखिए कि यह आपको ब्रह्मपुत्र और इधर से गंगा जो आती है, ठीक है, यह दोनों मिल करके जब यहाँ बंगाल खाड़ी में गिरता है तो यहीं सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करता है, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा का दोनों मिल करके निर्माण करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए महानदी है, यह सिहावा मध्य प्रदेश से निकलती है, महानदी जो है सिहावा मध्य प्रदेश से निकलती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी नासिक के निकट से निकलता है और यह बंगाल खाड़ी में। कावेरी नदी है, यह केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरता है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकल करके बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए, यहाँ पे चंबल है, चंबल आपको जनापाव पहाड़ी से निकलती है और यमुना की यह सहायक नदी है, तो यह यमुना में जाकर के मिल जाती है चंबल। चिनाव आपको, चिनाव जो है यह बारालाचा दारा से निकलती है और सिंधु में जाकर के मिल जाता है, ठीक है, सिंधु की सहायक नदी हो जाएगा। झेलम आपको शेषनाग झील से निकलता है और यह चिनाव में मिल जाता है, ठीक है। रावी जो है, रावी रोहतांग दर्रा से निकलता है और चिनाव नदी में मिलता है। कृष्णा जो हो जाएगा यह महाबलेश्वर से निकल करके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं लूनी, लूनी जो है नाग पहाड़ से निकल करके अरावली पहाड़ी से निकलता है और कच्छ की रण में ही यह समाहित हो जाता है। यह जो लूनी नदी है यह कहीं जाकर नहीं मिलता है, कच्छ की रण में जाकर के यह समाहित हो जाता है, यानी कि विलुप्त हो जाती है, ठीक है। आगे ब्यास नदी है, रोहतांग दर्रा से निकल करके सतलज नदी में मिल जाती है और सतलज नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है, कहाँ से, मानसरोवर झील से सतलज, और यह चिनाव नदी में मिल जाती है। नील नदी कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से, नील नदी विक्टोरिया झील से, और यह भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। अमेजन जो है यह लैंगो विलफेरो से निकल करके यह अटलांटिक महासागर में जाकर के मिलती है अमेजन नदी। आगे यहाँ पर देखिए हांगहो है, ठीक है, हांगहो जो है यह कयुन
कुलन पर्वत से निकल करके यह आपको कहाँ मिलती है, तो चिहिल खाड़ी में जाकर के गिरती है। डेनियम नदी देखिए, डेनियम जो है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और काला सागर में जाकर के यह गिर जाती है। बोलगा नदी देखिए, बोलगा जो है आपको यहाँ देखिए सलडाई पठार से निकल करके कैस्पियन सागर में मिलती है बोलगा नदी। यांगसी नदी यह तिब्बत पठार से निकल करके चीन सागर में, और कांगो जो है आपको कांगो नदी यह लुआलया से निकल करके अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो ये सबको भी याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं कि जिम कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है यह उत्तराखंड में है। कान्हा जो है, कान्हा किसली आपको मध्य प्रदेश में हो जाएगा। एक आपको फ्रेंड्स कुन्नो पूछा जाता है, ठीक है, कुन्नो यह कहाँ है, तो यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है, कुन्नो। आगे देखते हैं मानस वन्य जीव अभयारण्य, यह असम में हो जाएगा। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य आपको केरल में हो जाएगा। पेरियार कहाँ, केरल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखिए कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो राजस्थान में। रणथंभौर राजस्थान। दुधवा, दुधवा कहाँ है, यह उत्तर प्रदेश में दुधवा है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा दूध यहाँ मिलता है आपको उत्तर प्रदेश में, इसलिए दुधवा प्रसिद्ध हो गया है, ठीक है। आगे यहाँ देखिए शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह असम में है, ठीक है, असम में है। और एक सींग वाले गैंडा के लिए जाना जाता है असम में। केवला देवघना पक्षी विहार यह राजस्थान में है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको गुजरात में है। यह क्वेश्चन में पूछा गया है फ्रेंड्स, गिर वाला, ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, याद रखना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में हो जाएगा। और नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ है, तो गुजरात में है। और नंदन कानन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, तो उड़ीसा में। नंदन कानन उड़ीसा में हो जाएगा। और दच्ची ग्राम आपको कहाँ हो जाएगा, तो यह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। दच्ची ग्राम, दच्ची ग्राम कहाँ हो जाएगा, दच्ची ग्राम अभयारण्य आपको जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान आपको उत्तराखंड में हो जाएगा। सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ है, तो उड़ीसा में हो जाएगा सिमलीपाल। मुद्दू मलाई पूछा गया था, मुद्दू मलाई, तो मुद्दू मलाई आपको तमिलनाडु में हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे आपको डम्फा है, डम्फा मिजोरम में। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आपको कर्नाटक में हो जाएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। और केबुल लामजाओ यह मणिपुर में हो जाएगा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान यह आपको मणिपुर में हो जाएगा। और यह तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को आया है, जैसे ब्रह्म समाज वाला आया है, ठीक है, ब्रह्म समाज। तो इसकी स्थापना जो है 1828 में हुआ है। और इसके संस्थापक आपको राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। ब्रह्म समाज का आत्मीय सभा के राजा राम मोहन राय हैं। और यह आपको 1815 में आत्मा जागा, याद रखिएगा, इनकी आत्मा जागा तो 1815 में। फिर इन्होंने ब्राह्मण मतलब कि समझिए कि एक तरह से ब्राह्मण बन गए, इस तरह से हम बता रहे हैं आपको। तो यह आपको 28 में, ठीक है, ऐसे याद रख लेना है। तो 28 में क्या हुआ था, ब्रह्म समाज। और आत्मीय सभा आपको 15 में, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। यंग बंगाल हेनरी डेरेजियो के द्वारा 1826 में। तत्वबोधनी सभा के देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है, संस्थापक। प्रार्थना समाज देखिए, आत्मा रंग पांडुरंग। देखिए अगर हम लोग प्रार्थना करते हैं हाथ जोड़कर, तो आत्मा कहते हैं ना कि आत्मा को शांति मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि हम लोग प्रार्थना करते हैं तो आत्मा को शांति मिलता है। तो याद रखिएगा कि आत्मा रंग पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक हो जाएंगे। और यह 1867 में इसकी स्थापना किए थे। आगे देखते हैं आर्य समाज हो गया, यह दयानंद सरस्वती के द्वारा, यह है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया है आर्य समाज। और यह आपको 1875 में। फिर 118 यह भी आपको 1875 में वह थियोसोफिकल सोसाइटी है, HP ब्लावात्स्की के द्वारा यह स्थापित किया गया है, थियोसोफिकल, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए सोसाइटी यही है फ्रेंड, थियोसोफिकल सोसाइटी है। तो यह HP ब्लावात्स्की व कर्नल अलकाट के द्वारा यह स्थापित किया गया था, यह 1875 में। रामकृष्ण मिशन है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और यह 1897 में। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के बारे में, ठीक है, 97 है फ्रेंड्स, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद 1897 में, ठीक है। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, यह आपको 1873 में। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व भारती जो है आपको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और यह आपको 1912 में। यहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक जो है आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और यह 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। यहाँ देखिए स्वराज पार्टी मोतीलाल नेहरू,
यह आपको हो जाएगा कब, तो यह आपको 1923 में। खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया है और यह आपको 1930 में याद रखना है। होम रूल लीग एनी बेसेंट व तिलक के द्वारा किया गया है और यह आपको 1916 में। इंडियन सोसाइटी के आनंद मोहन बोस हो जाएंगे और 1876 में। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। आदि ब्रह्म समाज कौन है, तो देवेंद्र टैगोर। और ब्रह्म समाज कौन है, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, और यह 1866 में याद रखना है। 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय, आप लोग जानते होंगे। हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था, मदन मोहन मालवीय के द्वारा, और 1915 में किया गया था। एक देखिए भारत संघ है, यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी है। और यहाँ पे देखिए एशियाटिक सोसाइटी के यहाँ पे हो जाएगा संस्थापक विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिए आप लोग। एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स हो जाएगा और 1784 में इसकी स्थापना हुआ है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा और यह 1905 में इसकी स्थापना किया गया है। गद्दर पार्टी के लाला हरदयाल हो जाएंगे और यह 1913 में हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए अभिनव भारत जो है बी.डी. सावरकर के द्वारा और 1904 में। मुस्लिम लीग आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा यह 1906 में स्थापित किया गया था। खिलाफत आंदोलन अली बंधु के द्वारा स्थापित किया गया था। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था यह अली बंधु इसका नेतृत्वकर्ता मानिए और यह 1919 में। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था और यह 1942 में किया गया था। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर देख के जाइए आप लोग। और एक बार कहेंगे फ्रेंड्स, आप लोग को इतना मेहनत करके हम सेलेक्ट करके ला रहे हैं क्वेश्चन, तो आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। यहाँ पे देखिए कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलज नदी पर है, पंजाब राज्य के क्षेत्र को लाभान्वित करता है। ठीक है, भाखड़ा नागल सतलज नदी पर। इंदिरा गांधी नहर जो है आपको सतलज और ब्यास पर है, जो कि राजस्थान को लाभान्वित करती है। आगे यहाँ पर देखते हैं कि हीराकुंड बांध, यह आपको हीराकुंड महान। देखिए हीरा को ऐसे हम लोग कहते हैं कि महान होता है हीरा, बहुत बहुत बड़ा चीज़ है हीरा। ठीक है, तो महानदी पर हो जाएगा उड़ीसा में। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर। नागार्जुन सागर पूछा जाता है फ्रेंड, नागार्जुन सागर, तो यह आपको कृष्णा नदी पर हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं कृष्ण जी हैं और कृष्ण जी का संबंध जो है अर्जुन से रहा है, तो इसलिए ऐसे करके याद करिएगा। और यह आंध्र प्रदेश क्षेत्र को लाभान्वित करती है परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरक्का गंगा पर है और भागीरथी भी कह सकते हैं और गंगा पर ही है। फरक्का यह पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पे काकरापारा भी फ्रेंड्स यह ताप्ती नदी पर है और गुजरात में है। यह भी क्वेश्चन शायद पूछा गया है। ठीक है, काकरापारा, तो यह ताप्ती नदी पर है, गुजरात में है। ठीक है, उकाई परियोजना, उकाई जो है ताप्ती नदी पर है और यह गुजरात में हो जाएगा। कैसे इसको याद कर सकते हैं, जैसे नहीं बोलता है कोई तप गया, यानी तप गया, किसी को लूक लग गया तो क्या होता है, उससे उल्टी हो जाता है, तो उकाई कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो उकाई कब होगा, तपने के बाद। ठीक है, तो यह गुजरात में है, ताप्ती नदी पर है उकाई परियोजना। रिहंद जो परियोजना है आपको रिहंद नदी पर है और इडुक्की परियोजना पेरियार पर है। ठीक है, पेरियार नदी पर और केरल में है। देखिए ऐसे याद कर सकते हैं, जो तैरता है वही डुबकी लगाता है। ठीक है, ऐसे करके इसको याद रखिएगा। तो इडुक्की जो है, इडुक्की परियोजना यह पेरियार नदी पर है। जो तैरता है पैरेगा यानी पेरियार, वही डुबकी लगाएगा। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। टिहरी जो है, टिहरी बांध जो आपको भागीरथी पर है। ठीक है, भागीरथी नदी यह आपको उत्तराखंड में हो जाएगा। टिहरी भिहरी ऐसे याद रखिएगा। टिहरी भिहरी यह आपको याद हो जाएगा। ठीक है, टिहरी भिहरी 3-4 बार कहिएगा, आपको जरूर याद हो जाएगा। आपको यहाँ पे देख लेते हैं सलाल परियोजना चिनाव नदी पर है। सलाल परियोजना चिनाव नदी पर और कश्मीर क्षेत्र को लाभान्वित करता है। स्वर्णरेखा नदी पर है। शिव समुद्रम परियोजना आपको कावेरी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए शिव समुद्रम पूछा जाता है कावेरी नदी पर और यह कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। मेटूर बांध जो हो जाएगा कावेरी नदी पर है। मेटूर बांध किस नदी पर है, कावेरी नदी पर, और तमिलनाडु क्षेत्र को लाभान्वित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे तेनू घाट है, तेनू घाट जो है यह परियोजना यह आपको दामोदर नदी पर है और दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड। सरदार सरोवर परियोजना आपको नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात में और दुल्हस्ती परियोजना चिनाव में। अलमाटी बांध कृष्णा पर। देखिए यहाँ पे कृष्णा से एक और हम लोग याद कर सकते हैं कि जब कृष्ण जी
जब बच्चा यानी बालक रोल निभाते थे, यानी बाल अवस्था में बाल लीला में माटी खाते थे, ठीक है, माटी खाते थे। तो अलमाटी, अलमाटी कृष्णा नदी पर कर्नाटक में। मयूराक्षी आपको मयूराक्षी पर हो जाएगा। तो इस तरह से याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आपको फ्रेंड्स पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है, और ये भी आप लोग देखिए जो अर्थशास्त्र है चाणक्य वाला, यह क्वेश्चन आपको पूछा गया है आपको 11 तारीख वाला क्वेश्चन में, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो चाणक्य, यह क्वेश्चन आया था। अष्टाध्यायी को पाणिनि हो जाएगा, ये सभी याद कर लीजिए एक बार जरूर। अष्टाध्यायी के कौन हो जाएगा, पाणिनि। इंडिका के मेगास्थनीज, इंडिका के कौन है लेखक, मेगास्थनीज हो जाएगा। यहाँ पे आगे देख लेते हैं, मेघदूतम है, मेघदूत है, और कुमार संभवम, ठीक है, यह आपको कालिदास हो जाएगा। मेघदूत, मेघदूतम ऐसे होता है, मेघदूत, कुमार संभवम कालिदास हो जाएगा। बम का दर्शन, यानी बम के दर्शन हो जाएगा तो भगवती चरण बोहरा हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए अभिज्ञान शकुंतलम, ये कालिदास का ही है, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम भी कालिदास का है। और मुद्रा राज के लेखक विशाख दत्त हो जाएगा, मुद्रा राज के लेखक विशाख दत्त हो जाएगा। हाफ ए लाइफ, यह आपको BS नैपाल का हो जाएगा। हाफ ए लाइफ जो है BS नैपाल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। कामसूत्र वत्स्यायन हो जाएगा, राजतरंगिणी के कलहन हो जाएगा, हर्षचरित और कादम्बरी के वन भाट हो जाएगा। हर्षचरित के लेखक वान भाट और कादम्बरी के वान भाट। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, गीत गोविंद के जयोदेव हो जाएगा, गीत गोविंद जयदेव। पृथ्वीराज रासो के चंद्रवरदाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। स्पीड पोस्ट के कौन है, स्पीड पोस्ट के शोभा डे हो जाएगा। शाहनामा के फिरदौसी, शाहनामा के लेखक फिरदौसी। आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल, आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हो जाएगा। काव्य मीमांसा के राजशेखर, काव्य मीमांसा के राजशेखर। बाबरनामा के बाबर, बाबरनामा के बाबर, ठीक है, और तुर्की भाषा में लिखा गया था। अकबरनामा के अबुल फजल हो जाएगा, अकबरनामा के अबुल फजल। हुमायूंनामा के गुलबदन बेगम हो जाएगा, गुलबदन बेगम हो जाएगा। और मिलिंद पन्हो के नागसेन हो जाएगा, लेखक मिलिंद पन्हो नागसेन। और बुद्ध चरित्रम के लेखक हो जाएगा अश्वघोष, बुद्ध चरित्रम के लेखक अश्वघोष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। पाथेर पंचाली, पाथेर पंचाली हो जाएगा आपको भूषण यहाँ पे बंदोपाध्याय हो जाएगा। आगे यहाँ देखें मालगुडी डेज और गाइड, मालगुडी डेज के लेखक और गाइड के लेखक RK नारायण हो जाएंगे। विनय पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हो जाएगा। भारत भारती और साकेत, भारत भारती और साकेत के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। यामा के महादेवी वर्मा हो जाएगा, यामा के लेखक महादेवी वर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। सूर्य का सातवां घोड़ा, सूर्य का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती के द्वारा है। यंग इंडिया महात्मा गांधी, देखिए कहे ना कि यह थे अपने तो मतलब बूढ़ा थे, लेकिन यह यंग 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 माने जवान निकालते थे मतलब पत्रिका, ठीक है। तो यंग इंडिया महात्मा गांधी, यह याद करने के लिए सिर्फ ऐसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, इसको याद आपको हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष हो जाएगा। और डिवाइन लाइफ के हो जाएगा शिवानंद हो जाएगा, ठीक है। भारत एक खोज, भारत एक खोज हो जाएगा यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो किसके हो जाएगा, यह जवाहरलाल नेहरू के हो जाएगा भारत एक खोज। यहाँ देखिए री डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई, यहाँ पे री लगा दिया है, ठीक है। अगर डिस्कवरी ऑफ इंडिया रहता तो यह जवाहरलाल नेहरू, और री डिस्कवरी ऑफ इंडिया है तो यह मेघनाथ देसाई हो जाएगा। यहाँ आगे देखते हैं। इंटरनल इंडिया या माई ट्रुथ के लेखक इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। इंटरनल इंडिया और माई ट्रुथ के लेखक हो जाएगा इंदिरा गांधी। तमस, तमस के लेखक भीष्म साहनी है, ठीक है, भीष्म साहनी। आगे देख लेते हैं कि इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। गीतांजलि चाहे गोरा को लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। सत्यार्थ प्रकाश यहाँ पे दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, ठीक है। गोदान, गबन, कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद्र का लिखा हुआ है। यह कौन कौन, गोदान, गबन, कर्मभूमि प्रेमचंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी हो जाएंगे। विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम, विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम। और इग्नाइटेड माइंड्स APJ अब्दुल कलाम। आगे माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स R वेंकटरमन का है। हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित है, हितोपदेश के लेखक नारायण पंडित हो जाएंगे। आगे यहाँ पर देखते हैं। ये सूटेबल बॉय के विक्रम सेठ हो जाएंगे। मालती माधव भवभूति का है। और ये पैसे टू इंडिया नीरज सिंह चौधरी। और ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह का यह लिखा हुआ पुस्तक है। ये सभी याद रख लेना है फ्रेंड्स। आप लोग इसमें थोड़ा सा सब्र करके याद कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इस वीडियो में टाइम लगेगा आप लोग को, लेकिन आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को
5-6 क्वेश्चन आप लोग को बढ़ने वाला है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग देखिएगा, मतलब मन को शांत करके पढ़िएगा इसको, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, वायरस है और यह बैक्टीरिया है और यहाँ पे प्रोटोजोआ है, ठीक है। तो देखिए वायरस कौन कौन होता है, वायरस से होने वाली बीमारी वह देखेंगे हम लोग, ठीक है। चेचक जो है वायरस से होता है, ठीक है। चेचक जो होता है वायरस से, रेबीज होता है वायरस से, जुकाम वायरस से, पोलियो जो होता है वायरस से, विषाणु से, ठीक है। इन्फ्लुएंजा भी होता है वायरस से, खसरा, हर्पीज, डेंगू, ज्वर, यहाँ पे देखिए मेंजाइटिस हो जाएगा, इबोला, एड्स भी होता है आपको यहाँ पे वायरस से ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब याद रखिए, चिकनगुनिया हो जाएगा, ये सब वायरस से होने वाला है। बैक्टीरिया से देखिए टेटनस, प्लेग, हैजा, क्षय रोग, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, गोनोरिया, काली खांसी, निमोनिया और कुष्ठ रोग, ये सभी आपको बैक्टीरिया से होता है, जिसको हम लोग जीवाणु कहते हैं, ठीक है। जीवाणु से होने वाला यह बीमारी हो जाएगा, सब यहाँ पे देख लीजिए। प्रोटोजोआ यहाँ देखिए कि मलेरिया हो जाएगा, पायरिया हो जाएगा, सोने की बीमारी हो जाएगा, और पेचिस, काला जार, यह आप सभी हो जाएगा आपको प्रोटोजोआ से। फफूंदी से देखिए यहाँ पे कि गंजापन होता है, एथलीट फुट होता है, और दामा खाज खुजली जो होता है, दामा खाज दाद, ये सभी जो होता है आपको फफूंद से होता है। चलिए इसको एक बार भी याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाला अंग, ठीक। तो निमोनिया से प्रभावित होता है क्या, जैसे निमोनिया से, ट्यूबरकुलोसिस से, या आपको क्षय रोग, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग कहते हैं, जिसको हम लोग टीबी कहते हैं, टीबी, इसको से देखिए फेफड़ा प्रभावित होता है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस, क्षय रोग, तपेदिक भी टीबी को कहा जाता है, ठीक है। तपेदिक, कुकर खांसी और ब्रोंकाइटिस जो है, ये सब बीमारी जो है जितना भी है सब, ये सभी फेफड़ा को प्रभावित करता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है, इसको याद रखना है। हैजा, टाइफाइड, पेचिस और डायरिया जो है आंत को प्रभावित करता है, ठीक है। पोलियो, रेबीज, मिर्गी, टेटनस जो हो जाएगा यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। आगे देखिए स्कर्वी और पायरिया जो है मसूड़ा को, और हेपेटाइटिस और पीलिया को जानते हैं, इसको क्या कहता है, जॉन्टिस कहा जाता है, ठीक है। यह है आपको यकृत, यहाँ पे यकृत हो जाएगा इसका कि यकृत को यह प्रभावित करता है। यहाँ पे मलेरिया, प्लेग जो है यह लाल रक्त कणिका को यानी आरबीसी को प्रभावित करता है। मधुमेह जिसको डायबिटीज कहा जाता है, जिसको चिनिया रोग कहा जाता है, वह अग्नाशय को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए काला जार है, काला जार यह अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया, अस्थमा यानी दमा, यह श्वास नली को प्रभावित करता है। घेंघा जिसको गवाइटर भी कहते हैं, यह देखिए कि थायराइड ग्रंथि गाला को प्रभावित करता है, ठीक है। इसको गलगंड की बीमारी भी कहते हैं। ट्रोकोमा, ग्लूकोमा और मोतियाबिंद, यह सभी आँख को प्रभावित करता है, ठीक है। ट्रोकोमा जो है और ग्लूकोमा और मोतियाबिंद आँख की बीमारी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यह तो आपको फ्रेंड्स बता दिए हैं कि चिट्टी और लाल चिट्टी और बिच्छू में फॉर्मिकम्ल होता है, यह आप लोग को बता दिया गया है। आगे देखते हैं, बार देखेंगे महान व्यक्तियों के उपनाम देखेंगे, ठीक है। एक बार उपनाम देखेंगे, इसको एकदम फटाफट देखते जाएंगे, इसको में टाइम ज़्यादा नहीं देना है। जैसे नंगा फकीर, महात्मा गांधी को यह उपनाम दिया गया था। लोकमान्य किसको कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। देश बंधु चित्तरंजन दास, जेपी यानी जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को। लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और उड़न परी पीटी उषा को। मिस्टर क्लीन किसको कहा जाता है, राजीव गांधी को मिस्टर क्लीन। बिहार का गांधी राजेंद्र प्रसाद को। और निर्मल हृदय मदर टेरेसा को कहा जाता है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं, बाबूजी जगजीवन राम को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को। सीमांत गांधी खाल अब्दुल गफ्फार को। दीन बंधु सी.एफ. एंड्रूज को कहा जाता है। बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। और यही शेख मुजीबुर रहमान जो है यह किसके पिता हैं, तो यह आपको शेख हसीना के पिता है, ठीक है। जो अभी बंगाल में जो इनकी मूर्तियों को तोड़ा गया है सब बांग्लादेश से आंदोलनकारी के द्वारा, सीखे। तो यह जो अभी भाग करके यहाँ जो अपने इंडिया में आई हुई है, बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उसी का यह बाबूजी हैं मुजीबुर रहमान, ठीक है। बंग बंधु के नाम से जाना जाता है इनको, ठीक है। आगे यहाँ पे देखते हैं,
हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र हो जाएंगे। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। और आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेवी वर्मा को। और भारत को किला किसे, तो सरोजनी नायडू को। और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को। शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। और यहाँ पे एक लास्ट में है कि लेडी विद द लैंप फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, लेडी विद द लैंप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। इसको फास्ट देखते जाएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोग को कुछ इसमें से याद होगा और जो नहीं याद होगा उसको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए भारत के पर्वतीय और पर्यटन नगर है। यहाँ पे जैसे गुलमर्गा, देखिए गुलमर्गा जो है किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में। ऊटी कहाँ है, तमिलनाडु में। पहलगांव कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। पहलगांव जो हो जाए आपको जम्मू कश्मीर। अगर पूछ दे आपको कहलगांव, तो यह कहाँ हो जाएगा, कहलगांव हो जाएगा आपको भागलपुर में है, ठीक है। भागलपुर में है, शॉर्ट में लिख दिए, ठीक है। तो पहलगांव आपको हो जाएगा जम्मू कश्मीर और कहलगांव हो जाएगा भागलपुर में। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कुंजूर, यह तमिलनाडु में। मंसूरी कहाँ है, मंसूरी उत्तराखंड में है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है। कोडाई कनाल तमिलनाडु में है। पंचगनी जो है आपको महाराष्ट्र में हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं शिमला आपको मेघालय में हो जाएगा। शिलोंग कहाँ है, शिलोंग जो मेघालय में है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर और अल्मोड़ा है उत्तराखंड में। और माउंट आबू राजस्थान में है। माउंट आबू कहाँ है, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए यहाँ पे, यह है खंडाला कहाँ है, महाराष्ट्र में है। पंचमढ़ी आपको मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नैनीताल उत्तराखंड में। कसौली कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। मनाली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। रानीखेत कहाँ है, तो उत्तराखंड में रानीखेत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखिए लोनावाला पूछा जाता है। लोनावाला, खंडाला वाला, यह सभी महाराष्ट्र में हो जाएगा। पेरियार केरल में है। मन्नार केरल में है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में। डलहौजी जो है आपको हिमाचल प्रदेश। शिमला भी आपको हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रमुख नगर एवं उसके संस्थापक है, एक नज़र इसको भी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन हो जाएगा। श्रीनगर के अशोक हो जाएगा। अहमदाबाद का अहमद शाह प्रथम हो जाएगा। आगे आगरा को देखते हैं, सिकंदर लोदी। आगरा की स्थापना किसने किया था, तो सिकंदर लोदी। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि जोधपुर के राव जोधा जी के द्वारा। अमृतसर गुरु रामदास के द्वारा। अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास के द्वारा। यह क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं चेन्नई हो जाएगा फ्रांसिस डे व एंड्रयू कोगन के द्वारा, ठीक है, चेन्नई। प्रतापगढ़ जो आपको राजा प्रताप सिंह के द्वारा। राजगृह जो है आपको बिंबिसार के द्वारा, ठीक है। और बिंबिसार यह हर्यक वंश के संस्थापक था। जौनपुर यह आपको फिरोज शाह तुगलक पूछा जाता है कि जौनपुर के संस्थापक कौन है, तो फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा। अजमेर यहाँ पे देखिए कि राजा अजय पाल चौहान के द्वारा। जयपुर सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। और मानखेड़ राजा अमोघ वर्ष के द्वारा। और हैदराबाद निजाम उल मुल्क के द्वारा। और जैसलमेर जो हो जाएगा राघव जयसल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। पटना जो है, पटना शेरशाह सूरी के द्वारा। दिल्ली नगर है जो अनंगपाल तोमर शासक था। कोलकाता जॉब चौनक के द्वारा। तुगलकाबाद की स्थापना किया गया था गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। अवध जो है, अवध की स्थापना शहादत अली खान के द्वारा। सादत अली खान के द्वारा अवध का। फतेहपुर सीकरी का निर्माण या संस्थापक अकबर ही हैं। इंदौर मल्हार राव होलकर। और बीजापुर यूसुफ आदिल शाह के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे भौगोलिक उपनाम है, यह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी एक बार देख करके जाइएगा आप लोग। यहाँ पे हो जाएगा आपको उपनाम है और यहाँ पे नाम दिया गया है। जैसे स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है, अमृतसर कहा जाता है। पोप का शहर रोम को। बंगाल का शोक दामोदर नदी को। और हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहा जाता है, हाईटेक सिटी हैदराबाद को। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है, स्विट्जरलैंड कश्मीर को। धरती का स्वर्ग कश्मीर को ही कहा जाता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत का मैनचेस्टर अगर पूछे तो अहमदाबाद को बताइएगा। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, ठीक है। और श्वेत नगर जो हो जाएगा आपको बेलग्रेड को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पे देखते हैं। चीन का शोक हांगहो नदी को। मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है, मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को।
यूरोप के खेत का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। हजार झील कहाँ है? फिनलैंड में। नील का उपहार या वरदान किसे कहते हैं? मिस्र को कहा जाता है। नील का उपहार या वरदान मिस्र को कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश किसे कहता है? ब्रिटेन को। डूबते हुए सूर्य ब्रिटेन को और उगते हुए सूर्य जापान को। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। और विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। और भारत का पेरिस जयपुर को। भारत का पेरिस जयपुर कहा जाता है। गुलाबी शहर जयपुर कहा जाता है। गुलाबों का शहर चंडीगढ़। गुलाबों का शहर चंडीगढ़। और भारत का पिट्सबर्ग जो है जमशेदपुर कहा जाता है। ठीक है, जमशेदपुर को। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। सांपों का देश ब्राज़ील को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस किसे कहता है? कोचीन को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक या अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को। इलेक्ट्रॉनिक शहर बेंगलुरु को या अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु को। आगे यहाँ देखिए, पिरामिड का देश मिस्र को कहा जाता है। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको? बेल्जियम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई को। और भारत का मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसको कहता है? सैन फ्रांसिस्को को। सैन फ्रांसिस्को को। और इस्पात नगरी कहा जाता है जमशेदपुर को। लैंड ऑफ गोल्डन प्लीस यह किसको? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहा जाता है। यह क्वेश्चन लगता है कि पूछा गया था फ्रेंड्स कि भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर को। अगर नहीं पूछा गया है तो यह सब याद कर लीजिए। स्वर्मिंग पैगोडा का देश म्यांमार को। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को। फलों की डालियाँ हिमाचल प्रदेश को। फलों की डालियाँ हिमाचल प्रदेश को। भारत का बगीचा बेंगलुरु का आता है। भारत का बगीचा अगर पूछे तो बेंगलुरु को कहिएगा। और ब्लू माउंटेन भारत में है, यह किसको कहा जाता है? तो फोंग पी चोटी को। ठीक है, फोंग पी चोटी को कहा जाता है। पवित्र भूमि जेरूसलम को। मोती का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। मरकत द्वीप किसको कहा जाता है? यह आयरलैंड को मरकत द्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं, आंसुओं का द्वार बाब अल मंडब। बाब अल मंडब को आंसुओं का द्वार कहा जाता है। पूरब का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। और एशिया का मरीज किसको कहता है? चीन को। एशिया का अगर मरीज पूछे तो चीन को कहा जाता है। ठीक है, अंध महादेश किसे कहता है? अफ्रीका को अंध महादेश कहा जाता है। एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहा जाता है इटली को। और हजार हाथियों की भूमि लाओस को। हजार हाथियों की भूमि लाओस को कहा जाता है। चलिए यहाँ देखते हैं प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल और मंदिर। ठीक है, जैसे अजंता एवं एलोरा, यह कहाँ है मंदिर जो है? यह औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। शांति निकेतन कहाँ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। विजय स्तंभ कहाँ है? तो यह चित्तौड़गढ़ में। और चित्तौड़गढ़ कहाँ है? तो यह राजस्थान में। चार मीनार हैदराबाद में। हम्पी कहाँ है? तो यह कर्नाटक में हो जाएगा। यह हम्पी पूछा गया था, यह किसकी राजधानी था? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हम्पी। यह क्वेश्चन पूछा गया था 11 अक्टूबर वाले में। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि चिल्का झील कहाँ है? तो उड़ीसा में हो जाएगा। एलिफेंटा, यह एलिफेंटा तो यह आपको मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो यह आपको मुंबई में हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। जम्मा मस्जिद कहाँ है? तो यह दिल्ली में। देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, अगर इंडिया गेट पूछे तो दिल्ली में। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, और अगर पूछे इंडिया गेट तो दिल्ली में। जमा मस्जिद दिल्ली में। डल झील श्रीनगर में हो जाएगा। डल झील कहाँ है? श्रीनगर में। आगे यहाँ पे देखिए, निशांत बाग श्रीनगर, शालीमार श्रीनगर, रॉक गार्डन चंडीगढ़, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में। महाबलीपुरम चेन्नई में। महाबलीपुरम चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया देखिए कि हेलीवीड कहाँ है? तो यह बेलूर कर्नाटक में। सांची का स्तूप कहाँ है? तो भोपाल, यह एमपी में हो जाएगा। लिंगराज मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में हो जाएगा। सूर्य मंदिर जिसको काला पैगोडा कहा जाता है कोणार्क उड़ीसा में हो जाएगा। दक्षिणेश्वर मंदिर कोलकाता पश्चिम बंगाल में। और सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। और कैलाश मंदिर एलोरा में हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देख लेते हैं, त्र्यंबकेश्वर मंदिर जो है नासिक में है। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में हो जाएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में। ब्रह्मा मंदिर कहाँ है? यह पुष्कर राजस्थान में। याद रखिए, ब्रह्मा मंदिर अगर पूछे तो पुष्कर राजस्थान में हो जाएगा। यहाँ देखिए, होयसलेश्वर मंदिर कहाँ है? तो हेलीवेड कर्नाटक में हो जाएगा। तट मंदिर कहाँ है? तो महाबलीपुरम तमिलनाडु। रामेश्वर मंदिर कहाँ है? रामेश्वरम मंदिर यह तमिलनाडु में हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो यह मदुरई में हो जाएगा तमिलनाडु में। और बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तंजावुर तमिलनाडु में हो जाएगा। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में। आगे यहाँ पर देखते हैं, नटराज मंदिर
चिदम्बरम तमिलनाडु में है। वेंकटेश्वर मंदिर यह आपको तिरुपति आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। और स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, यह क्वेश्चन में पूछा गया था स्वर्ण मंदिर वाला, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि अमरनाथ मंदिर कहाँ है, श्रीनगर में हो जाएगा, अमरनाथ श्रीनगर में। और जगन्नाथ पुरी में हो जाएगा। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, राजस्थान में। और यह किसके द्वारा 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था, तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं खजुराहो का मंदिर छतरपुर में हो जाएगा। और कांचीपुरम मंदिर आपको तमिलनाडु में। और विलियम फोर्ट जो है कोलकाता में। विलियम फोर्ट कहाँ है, कोलकाता में हो जाएगा। हवा महल जयपुर। और झूलता मीनार आपको अहमदाबाद हो जाएगा। ये सभी फ्रेंड्स आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। और आगे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे है कि प्रसिद्ध शासकों का मकबरा। जैसे पूछा गया था आपको कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो सासाराम में पूछा गया था क्वेश्चन। तो यहाँ देख लेंगे एक नज़र में कि बाबर का काबुल हो जाएगा, अकबर का सिकंदरा हो जाएगा। और जहांगीर का कहाँ है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में। और औरंगजेब का दौलताबाद हो जाएगा। हुमायूं को दिल्ली में हो जाएगा। और शेर शाह का सासाराम में। और शाहजहाँ का आगरा में हो जाएगा। और बैजू बाबरा का चंदेरी में हो जाएगा। इसको एक नज़र भी देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि पर्यटक स्थल और निर्माणकर्ता इसका है। तो अजंता की गुफा का निर्माणकर्ता कौन है, गुप्त शासक के द्वारा किया गया था। एलोरा की गुफा राष्ट्रकूटों द्वारा, ठीक है, राष्ट्रकूटों द्वारा। कांचीपुरम का मंदिर जो है पल्लव राजा के द्वारा। खजुराहो का मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा। और कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। लेकिन इसका पूरा काम करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। और अगर लास्ट वाला पूछेगा कि चौथी मंजिल कौन बनवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक FST के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कोणार्क मंदिर जो है नरसिंह देव प्रथम के द्वारा कोणार्क का मंदिर जो बनाया गया था, जो सूर्य मंदिर है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं हौज खास जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। विजय स्तंभ महाराणा कुंभ के द्वारा। और आगरा फोर्ट अकबर के द्वारा। फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा बनवाया गया था। आगे यहाँ पे देख लेते हैं चार मीनार जो है कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। निशांत बाग आसिफ अली के द्वारा। दीवान खास शाहजहाँ। ताजमहल शाहजहाँ। जामा मस्जिद शाहजहाँ। मोती मस्जिद शाहजहाँ। और लाल किला शाहजहाँ। मोती मस्जिद याद रखिएगा शाहजहाँ के द्वारा। आगे देखते हैं फोर्ट विलियम कॉलेज जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। हवा महल जो है महाराणा प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे यहाँ पर देख लेते हैं। यह भी क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो आप लोग बना दीजिएगा। यहाँ पे देखिए कि ज्वालामुखी से संबंधित तो तथ्य है। सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपैक्सी जो है यह इक्वाडोर में है, ठीक है, इक्वाडोर में। मृत ज्वालामुखी जो है किलिमंजारो, यह मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो यह तंजानिया में है, ठीक है। प्रसुप्त ज्वालामुखी यह फ्यूजियामा जापान में। प्रसुप्त का मतलब क्या हो जाएगा, यह सोया हुआ है, कब ही जगेगा कब जाएगा कोई पता नहीं है, ठीक है। यह जग भी सकता है, नहीं हो जग सकता है, प्रसुप्त हो गया, सूतल अवस्था में। और मृत ज्वालामुखी का मतलब मरल है, यह कभी नहीं उठ सकता है, कभी नहीं उद्गार होगा। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब कि यह उद्गार है, यह फूट रहा है ज्वालामुखी, ठीक है। तो कोटोपैक्सी हो जाएगा यह इक्वाडोर में। किलिमंजारो तंजानिया। फ्यूजियामा जापान में हो जाएगा। सबसे बड़ा क्षेत्र जो हो जाएगा आपको ज्वालामुखी का, यह प्रशांत महासागर की पेटी जो है, यहाँ सबसे ज़्यादा आपको ज्वालामुखी उद्गार होता है। ज्वालामुखी रहित महाद्वीप कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है। अगर पूछे आपको कि भारत में एक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो बैरन द्वीप है, और यह अंडमान निकोबार में है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, स्ट्राम्बोली को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली को कहता है। और विश्व का सबसे विस्तृत ज्वालामुखी कौन है, तो मौना लोवा है, ठीक है, मौना लोवा। और विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी आपको कोटोपैक्सी हो जाएगा, ठीक है, कोटोपैक्सी हो जाएगा, जो कि आपको सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन एक पूछा गया है आपको, ये वाला पूछा गया है, ठीक है, गन्ना के बारे में, ठीक है, गन्ना या चीनी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, ये आपको उत्तर प्रदेश में हो जाएगा सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो गेहूं भी उत्तर प्रदेश में होता है और आलू भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। लौंग तमिलनाडु में, ठीक है। संतरा आपको महाराष्ट्र में। मूंगफली और कपास गुजरात में। मूंगफली सबसे ज़्यादा आपको गुजरात में होता है और कपास भी गुजरात में। कपास कुछ महाराष्ट्र क्षेत्र में भी होता है। अंगूर नासिक में। दलहन सोयाबीन यह मध्य प्रदेश में हो जाएगा। चावल जूट पटसन पश्चिम बंगाल में। और सूरजमुखी इस कर्नाटक में हो जाएगा। चाय असम में जानबे करते हैं। आगे यहाँ देख लेते हैं काजू, अदरक, काली मिर्च
यह काली मिर्च सबसे ज़्यादा केरल में हो जाएगा। तंबाकू हल्दी मक्का आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। केसर सेव यह जम्मू कश्मीर। केसर कहाँ मिलता है और सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर। रबर इलायची मसाला केरल में हो जाएगा, ठीक है। ज्वार अरहर प्याज अंगूर महाराष्ट्र में, और बाजरा सरसों राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। यह फ्रेंड्स आप लोग को सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो एक बार इसको आप लोग अगर यहाँ तक देखे होंगे तो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड तो आप लोग सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा। आप लोग को सिलेक्टेड क्वेश्चन और आप लोग को जल्द ही लाएंगे।